रेडी। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। इससे पहले के सेक्शन के अंदर हम मैपिंग का सेक्शन हम चला रहे हैं। मैपिंग के साथ साथ अब आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का मेन पोर्शन है उसमें क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ये 4 पोर्शन हो रहे हैं। तो उसमें से अभी हमने क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। तो क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज के अंदर आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैपिंग की सीरीज आपकी अलग से चलती रहेगी, उसी के साथ साथ आपको एक क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज भी स्टार्ट करनी है। तो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारा इंसोलेशन। तो इंसोलेशन को थोड़ा सा समझते हैं हम कि ये इंसोलेशन होता क्या है। तो इंसोलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ शब्द आपको दिखाई देंगे। तो इंसोलेशन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसमें एक तो शब्द लगा हुआ इन और उसके बाद है सोलेशन। तो इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग। अगर एक ही शब्द के अंदर अगर हम इसको सॉल्व करें, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो पूरे इंसोलेशन का अगर एक ही बात में हम एक ही शब्द में परिभाषा दे दें तो वो कहलाता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो इसी इनकमिंग के शब्दों से इन सो और रेडिएशन को मिलाकर बनाया गया इंसोलेशन। जैसे हिंदी भाषा के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसे सूर्य ताप कहा जाता है। तो हिंदी में इसे क्या बोल देते हैं? सूर्य ताप के नाम से जाना जाता है, सूर्य ताप। तो क्लियर हुआ इंसोलेशन। तो इंसोलेशन को एक ही शब्द में कहेंगे इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो इसका मतलब है कि ये इनकमिंग है, मतलब आने वाला है, और कहां से? सूर्य से। और किस रूप में आएगा? तो रेडिएशन के रूप में आता। अब ये रेडिएशन क्या होता है? तो हीट ट्रांसफर की जब हम मेथड्स पढ़ते हैं या एनर्जी ट्रांसफर कह सकते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफर की जब मेथड्स पढ़ी जाती है तो उन मेथड्स के अंदर एक मेथड आती है रेडिएशन। क्योंकि जब हम देखते हैं कि किसी सॉलिड चीज से हीट ट्रांसफर करते हैं तो वो सॉलिड में कर सकते हैं। तो जैसे आप किसी बर्तन को गर्म करते हैं तो वो सॉलिड से सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका मतलब उसके बीच में एक माध्यम मौजूद है। कई बार हम गैस में से भी हीट ट्रांसफर कर सकते हैं, लिक्विड में भी गैस को तो हीट को ट्रांसफर होने के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। तो उस मीडियम के अंदर हम चालन का यूज करते हैं। जैसे सॉलिड से सॉलिड में ट्रांसफर हो रहा है तो वो कंडक्शन की प्रोसेस कहलाती है। अगर हम सॉलिड से लिक्विड में या गैस में हीट ट्रांसफर कर देते हैं वो कन्वेक्शन की मेथड कहलाती है, एडवेक्शन की मेथड कहलाती है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस माध्यम से ये कोई ए माध्यम है, ए स्थान से बी स्थान में हीट को ट्रांसफर करना है, इस ए स्थान से बी स्थान में हीट को ट्रांसफर करना है, लेकिन बीच में कोई भी माध्यम नहीं है। तो ये क्या है? एक वैक्यूम है, माध्यम लेस क्षेत्र है। तो बीच में अगर कोई भी माध्यम नहीं और हमें हीट को ट्रांसफर करना है, एनर्जी को ट्रांसफर करना है, तो इस मेथड में जो मेथड यूज किया जाता है उसी मेथड को कहा जाता है रेडिएशन। तो रेडिएशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हीट या एनर्जी बिना माध्यम के भी प्रवेश या प्रवाह कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो अगर हम सन की बात करें और अर्थ, तो सन और अर्थ के बीच में, तो ये अर्थ का वायुमंडल हो गया, तो यहां पर एक एटमॉस्फेयर आ जाता है अर्थ का। और इसी प्रकार से सूर्य का एक वायुमंडल है, क्रोमोस्फेयर जैसे हम करते हैं। तो सूर्य के वायुमंडल के और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच में जो एरिया आता है, यहां पर देखो कई तरीके के माध्यम हमें मिल जाएंगे। गैसीय माध्यम है, सतह पर हमारा लिक्विड है, सॉलिड माध्यम है। तो यहां पर एनर्जी ट्रांसफर की मेथड्स हैं। तो इसका मतलब एनर्जी यहां पर किसी ना किसी माध्यम में ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन अगर हम सन और अर्थ के बीच में देखें, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं पाया जाता। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी मीडियम नहीं है, ना सॉलिड मीडियम है, ना लिक्विड मीडियम है, ना ही गैसीय मीडियम यहां पर मिल जाता है। तो इसका मतलब ये निर्वात की स्थिति है, वैक्यूम का एरिया है। तो इस निर्वात के अंदर अगर हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी है, यहां पर अगर हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी है, तो इस मेथड को क्या कहा जाएगा? रेडिएशन। तो रेडिएशन एक ऐसा मेथड है जो निर्वात में भी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है। तो ये एनर्जी ट्रांसफर की क्या है? एक मेथड है। इसलिए बार बार यहां पर किस शब्द का यूज किया जाता है? रेडिएशन शब्द का यूज किया जाता है, जिसको कह देते हैं विकिरण। तो जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विकिरण शब्द के नाम से हम जानते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं?
द एनर्जी दैट रिसीव इन द अर्थ फ्रॉम हीट ऑन द अर्थ सरफेस बाय द सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसोलेशन। मतलब सौर विकिरण द्वारा पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा के रूप में प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसका मतलब है सौर विकिरण के रूप में पृथ्वी की सतह पर जो ऊर्जा प्राप्त हो रही उसी को हम क्या बोल देते हैं? इंसोलेशन, सूर्य ताप कहा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं केवल इन शब्दों को याद रखो, इनकमिंग है, सोलर है, रेडिएशन है। मतलब ये सूर्य से आने वाली एक एनर्जी है जो रेडिएशन के रूप में आती है, जो सूर्य से आती है। तो सूर्य से आने वाली पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली एक एनर्जी जो विकिरण के रूप में पहुंचती, उसे ही हम सोलर रेडिएशन कहेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? अब सोलर रेडिएशन की अगर पूरी मैकेनिज्म को अगर हम समझे यहां पर, तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले सन की बात करेंगे तो सन की जो लो निकलती है चारों तरफ की, जो उसकी लो टाइप की हमें दिखती है, उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, और फोटोस्फीयर के बाद जो सूर्य का वायुमंडल है उसे, इस वायुमंडल को क्या कहा जाता है? क्रोमोस्फीयर। तो यहां तक, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां से सूर्य की जो एनर्जी आएगी, यहां पर आने वाली जो एनर्जी है वो कई, मतलब जो एनर्जी का पैकेट आएगा वो एक स्पेक्ट्रम के रूप में आता है। तो सन से जैसे ही एक लाइट आएगी, जैसे एक टॉर्च की लाइट आप जलाते हैं, तो वो एनर्जी जब एकदम बूम करेगी, फैलेगी, तो वो पूरी की पूरी एनर्जी एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आपकी आती है। ठीक है, साइंस में आपको पूरा स्पेक्ट्रम समझाया जाएगा। तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं? रेज होती हैं, जिनमें सबसे हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है वो गामा रेस की रहती है। तो गामा रेस की जो फ्रिक्वेंसी है, यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो इस साइड से यहां पर सबसे हाई फ्रिक्वेंसी रहेगी, और इस साइड अगर हम जाएंगे तो फ्रिक्वेंसी सबसे लो रहेगी। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर हम इस साइड से जाते हैं तो फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या होती जा रही है? धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये आप हाई फ्रिक्वेंसी से, मतलब यहां पर अगर आप इस साइड से इस साइड जाते हैं तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। यहां पर कम होती चली जाएगी, उल्टा लिख लिया, फ्रिक्वेंसी क्या होती जाएगी? कम। तो यहां पर सबसे हमें हाई फ्रिक्वेंसी मिलती है, और इस साइड अगर हम जाएंगे तो सबसे लो फ्रिक्वेंसी हमें मिल जाती है। आवृत्ति, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आवृत्ति। तो फ्रिक्वेंसी के लिए हिंदी क्या यूज करेंगे हम? आवृत्ति। अब यहां पर देखें तो सबसे हाई फ्रिक्वेंसी होती है गामा रेज की, उसके कम फ्रिक्वेंसी होती है एक्स रेज, उसके बाद होती है अल्ट्रावायलेट रेज, और उसके बाद आती है विजिबल लाइट, और विजिबल लाइट के बाद आती है इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, और उसके बाद आती है रेडियो वेव्स। फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य का आप संबंध देखेंगे बिल्कुल उल्टा होता है। तो फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ का संबंध बिल्कुल उल्टा होगा। यहां पर आप देखेंगे फ्रिक्वेंसी हाई है तो इसकी जो वेव लेंथ है वो कम हो जाएगी। कैसे होगी वो मैं आगे बता दूंगा। तो इस तरीके से, और यहां पर भी वेवलेंथ अगर आप देखेंगे तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर भी जो कलर आता है वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंसी होती है वायलेट की, और सबसे कम किसकी होती है? रेड कलर की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा चमकता हुआ भी दिखाई देता है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम कहां से आ रहा है? तो ये पूरे का पूरा जो स्पेक्ट्रम आ रहा है ये सन से आ रहा है। इसके बाद ये स्पेक्ट्रम हमारे वायुमंडल के अंदर प्रवेश करेगा। जैसे ये स्पेक्ट्रम पूरा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, ये पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम क्या होगा? ये रेस हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगी। तो वायुमंडल के अंदर जब ये रेस प्रवेश करती है तो उस सबसे पहले क्या होता है? सोलर कांस्टेंट मिलता है। सोलर कांस्टेंट का मतलब है कि इसको मैं बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक शब्द समझने की, जो एनर्जी यहां से आ रही है, तो कितनी एनर्जी आ रही है और कितनी एनर्जी इसके द्वारा रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। मतलब ये कह सकते हैं जैसे किसी शहर में प्रवेश करने से पहले एक टोल टैक्स आपको देना पड़ता है, तो उसी को कह देते हैं सोलर कांस्टेंट। तो वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले कितनी एनर्जी आई है उसको कह देते हैं सोलर कांस्टेंट की मात्रा। ठीक है, सौर स्थिरांक। ये सब चीजें आगे जाकर डिटेल होंगी आपकी। इसके बाद ये जो एनर्जी इंसुलेशन आ रहा है ये हमारे वायुमंडल के अंदर प्रवेश करेगी। जैसे ही वायुमंडल के अंदर प्रवेश करेगी तो वायुमंडल के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, क्लाउड्स हैं, इन सारी चीजों के द्वारा कुछ एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। तो इसका मतलब वायुमंडल में जब एनर्जी प्रवेश करती है तो उसमें एक प्रोसेस होती है परावर्तन की प्रक्रिया। तो इसका मतलब है कि जो हीट बजट, देखो इसके लिए एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, हीट बजट। तो इस हीट बजट को जब हम पढ़ेंगे वो लास्ट में आपका 2-3 क्लास के बाद आ जाएगा वो टॉपिक,
तो हीट बजट के अंदर ये पूरा डाटा आपको डिटेल से समझाया जाएगा। अभी केवल हम इंसुलेशन को समझने का प्रयास करें, बस उसकी थोड़ी थोड़ी मेथड्स को बता रहा हूं कि पूरा इंसुलेशन किस तरीके से कार्य करता है। जब हम हीट बजट को पढ़ेंगे उस समय पूरा डाटा के साथ पढ़ाया जाएगा कि कितना इंसुलेशन आ रहा है, कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट किया जाता है, कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है, किस मेथड के थ्रू ये सारी चीजें आती है, वो हीट बजट में आएगा। तो कुछ यूनिट का क्या कर दिया जाता है, परावर्तन कर दिया जाता है। तो वायुमंडल में प्रवेश करने वाली एनर्जी को, कुछ एनर्जी वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है, कुछ एनर्जी को वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ एनर्जी का वायुमंडल के द्वारा क्या हो जाता है, अवशोषण। तो वायुमंडल में जो क्लाउड वगैरह है, जो डस्ट पार्टिकल है, तो कुछ एनर्जी का अवशोषण कर लिया जाता है, कुछ एनर्जी का परावर्तन कर दिया जाता है। तो ये दो क्रिया हमारे वायुमंडल के अंदर होंगी। कितनी होंगी उसके लिए हम हीट बजट का टॉपिक डिटेल से पढ़ेंगे। तो परावर्तन की दर भी हमें मिलती है, एब्जॉर्बेशन की दर भी हमें मिलती है। कुछ एनर्जी है वो हमारे वायुमंडल के अंदर लॉस होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब होता है जिसमें दो चीजें होती है, स्कैटरिंग और डिफ्यूजन। स्कैटरिंग और डिफ्यूजन का मतलब है कि जब सनलाइट आती है, एनर्जी आती है, तो वो डस्ट पार्टिकल से टकराकर वहीं के वहीं ब्लास्ट हो जाती है, उसको कहते हैं स्कैटरिंग। जैसे कई बार किसी चीज को ब्लास्ट करेंगे तो वो धीरे से आपको एकदम बूम चमकता हुआ दिखाई देगा। तो इसी तरीके से स्कैटरिंग, जैसे कई बार आप देखेंगे जो रोशनदान हमारे रहते हैं, तो उस रोशनदान से हमें कई बार लाइट आती हुई दिखाई देती है, तो वो जो चमक हमें दिखाई देती है वो स्कैटरिंग और डिफ्यूजन के कारण होती है। तो ये स्कैटरिंग की मेथड भी हमारी होती है, जिसको प्रकीर्णन या विसरण के नाम से जाना जाता है। तो कुछ एनर्जी का, तो ये कुल मिला के याद रखो, ये कहलाता है लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहां पर क्या होता है, कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, तो तीन मेथड हुई। कुछ तो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने वाले इंसुलेशन की कुछ मात्रा का वायुमंडल के द्वारा परावर्तन कर दिया जाता है, कुछ मात्रा का वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर दिया जाता है, और कुछ मात्रा वायुमंडल में विनाश हो जाता है। इसके बाद जो एनर्जी बचेगी, इसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। क्लियर हुआ इतना? तो हम ये कहेंगे कि इस सोलर स्पेक्ट्रम से आने वाली एनर्जी की कुछ मात्रा का परावर्तन कर दिया जाता है, कुछ मात्रा का अवशोषण कर लिया जाता है, कुछ मात्रा का विनाश हो जाता है। इसके बाद जो एनर्जी बचती है वो हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, उसी को हम बोलेंगे इंसोलेशन, सूर्य से आने वाला विकिरण जो हमारी पृथ्वी को प्राप्त होता है। अब पृथ्वी की जब सतह पर आता है तो पृथ्वी की सतह के द्वारा भी क्या है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो पृथ्वी की सतह क्या है, जो बची हुई यूनिट यहां पर पहुंचती हैं, उस यूनिट का पृथ्वी की सतह के द्वारा भी अवशोषण कर लिया जाता है। जितनी यूनिट ये पृथ्वी की सतह अवशोषित करेगी, तो स्वाभाविक है ये प्रोसेस डे में होगी। तो दिन के समय पृथ्वी क्या करती, पृथ्वी की सतह, तो पृथ्वी की सतह पर दो राशियां, जल और स्थल, तो जलीय और स्थलीय राशियों के द्वारा इस पूरी एनर्जी का अवशोषण कर लिया जाता है। तो पृथ्वी की सतह हमारी पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। अब जितनी भी एनर्जी यहां पर अवशोषित की जाती है, रात्रि काल में, नाइट के समय पूरी की पूरी एनर्जी को यहां से रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, तो इसको कहते हैं आउट गोइंग। तो यहां से जितनी भी एनर्जी का रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, उसको LWR कह देते हैं, या इसी को हम आउट गोइंग भी बोल देते हैं। तो जो आ रहा था वो इनकमिंग था, तो जो आ रहा है वो इनकमिंग है, और जो पृथ्वी की सतह से निकल कर जा रहा है वो क्या कहलाएगा, आउट गोइंग रेडिएशन। तो रेडिएशन हमारा दो फॉर्म में होता है, इनकमिंग रेडिएशन होता है और एक आउट गोइंग रेडिएशन होता है। इस पूरे मेथड को डिटेल से हम हीट बजट के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन अभी केवल आपको इतना याद रख लेना है कि सूर्य से आने वाले सोलर स्पेक्ट्रम की एनर्जी का कुछ मात्रा का वायुमंडल के द्वारा परावर्तन किया जाता है, पहली चीज। कुछ मात्रा का वायुमंडल के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, कुछ मात्रा वायुमंडल में विनाश हो जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, और कुछ बची हुई एनर्जी पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। उस इनकमिंग रेडिएशन का पृथ्वी की सतह के द्वारा जो अवशोषण कर लिया जाता है, रात के समय वही एनर्जी पृथ्वी की सतह से बाहर निकल जाती है, और जो बाहर निकलने की प्रोसेस है वो भी रेडिएशन ही है। जो आया था, जो अवशोषित किया था वो रेडिएशन था, तो स्वाभाविक है जो निकल कर जाएगा वो भी रेडिएशन ही कहलाएगा। सूर्य से आने वाला रेडिएशन और पृथ्वी से निकलने वाला रेडिएशन, इस रेडिएशन को हम पृथ्वी का रेडिएशन बोलेंगे, और ये सूर्य का रेडिएशन कहलाएगा। ये पृथ्वी का रेडिएशन रात में निकलेगा और सूर्य का रेडिएशन दिन के समय
आएगा तो पृथ्वी की सतह, दिन में जैसे आप देखोगे पृथ्वी हमारी गर्म हो जाती है, आपकी छत पत्थर जितनी भी चीजें वो सारी गर्म होती हैं, रात्रि के समय जब सारी लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है तो वो पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है। इसलिए पृथ्वी का जब हम बजट पढ़ते हैं, जो हीट बजट पढ़ते हैं वो हमेशा कितना होता है, तो हीट बजट की जब बात करेंगे वो हमेशा 0 ही कहलाता है। अब पूरे रेडिएशन की अगर हम बात करें तो रेडिएशन हम देखते हैं कि रेडिएशन के दो मेथड हो गए, एक हो गया सूर्य से आने वाला रेडिएशन, एक हो गया पृथ्वी से निकलने वाला रेडिएशन। तो पृथ्वी के पूरे रेडिएशन के मैकेनिज्म की बात करें तो एक कहलाएगा हमारा सोलर रेडिएशन, इसको कहेंगे हिंदी में सौर विकिरण। तो रेडिएशन दो तरीके से हम पढ़ते हैं, एक को कहा जाता है सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन को इनकमिंग रेडिएशन, क्योंकि ये क्या है, आ रहा है, तो इसको हम इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलेंगे, और इसको ही शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। अब ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन क्या है, इसको आगे जाके समझते हैं। तो इसी के लिए दो चीजें याद रखना, एक तो ये इनकमिंग है और दूसरा ये क्या है, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है, इसलिए इसको शॉर्टकट में SWSR शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, इसका और ज्यादा एब्रीविएशन करें तो डायरेक्ट हम इसको शॉर्ट वेव रेडिएशन भी बोल देते हैं। लघु तरंग विकिरण, लघु तरंग विकिरण कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट वेव विकिरण का मतलब ये हो जाता है लघु तरंग सौर विकिरण। तो ये तो रेडिएशन की एक जो मेथड होती है वो सोलर रेडिएशन कहलाती है, जो हमारा इनकमिंग होता है। दूसरी जो मेथड होती है वो हमारी आउटगोइंग मेथड होती है, जिसको टेरेस्ट्रियल या हिंदी में इसको कहते हैं पार्थिव विकिरण। तो दूसरी मेथड होती है हमारी पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण के अंदर देखेंगे तो इसको कहा जाता है आउटगोइंग, आउटगोइंग रेडिएशन लिख लेना, केवल सोलर हटा देंगे इसको तो क्या बोल देते हैं, आउटगोइंग रेडिएशन। अगर सोलर भी लिख लेंगे तो चल जाएगा, इसको लिखा रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम एक तरीके से आउटगोइंग सोलर रेडिएशन भी बोल सकते हैं। अगर कंफ्यूजन लगे तो हटा देना, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये रेडिएशन सूर्य के द्वारा ही दिया गया रेडिएशन है। अब ये पृथ्वी से निकल रहा है, तो अगर कंफ्यूजन लगे तो इसे हटा देना, केवल आउटगोइंग रेडिएशन लिख लेना। इसको लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लॉन्ग वेव का मतलब क्या हो जाएगा, दीर्घ तरंग, पृथ्वी को कहते हैं पार्थिव विकिरण, तो ये कहलाएगा दीर्घ तरंग पार्थिव। इसलिए शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, LWTR लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या शॉर्टकट हो जाता है LWR। तो जो पृथ्वी की सतह पर आ रहा है वो है इनकमिंग, और जो पृथ्वी की सतह से निकल कर जा रहा है वो है आउटगोइंग। तो जो पृथ्वी की सतह पर आ रहा है वो कहलाएगा इनकमिंग, और इसकी जो वेव लेंथ होती है वो शॉर्टकट होती है, इसलिए इसको कहते हैं SWR। तो SWR इनकमिंग रेडिएशन है, और रात और ये डे में होगा, ये सारी प्रोसेस दिन में होती है। और नाइट के समय जो पृथ्वी की सतह से रेडिएशन निकलता है उसको कह देते हैं LWR लॉन्ग वेव रेडिएशन। क्लियर हो गया। तो पहले हमने ये देखा कि सोलर रेडिएशन का मतलब क्या होता है और ये किस तरीके से हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है, किस तरीके से इसका जो एनर्जी है उस एनर्जी का अवशोषण होता है वायुमंडल के द्वारा, किस तरीके से उस ऊर्जा को रिफ्लेक्ट किया जाता है, किस तरीके से लॉस ऑफ एनर्जी होता है, बची हुई एनर्जी हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। ये एक पूरा इनकमिंग का प्रोसेस था। इस रेडिएशन के प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इनकमिंग रेडिएशन, एक आउटगोइंग रेडिएशन। जो इनकमिंग रेडिएशन है वो सोलर रेडिएशन कहलाता है, जो आउटगोइंग रेडिएशन उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहलाते हैं। इनकमिंग जो रेडिएशन इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है इसलिए इसको शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन बोलेंगे। जो आउटगोइंग है उसकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है इसलिए इसको लॉन्ग वेव रेडिएशन बोला जाता है, इसलिए इसको शॉर्टकट में SWR और इसको क्या बोला जाता है LWR। तो मोटा मोटा याद रखेंगे, जो सूर्य से प्राप्त होगा वो SWR है, जो पृथ्वी से निकलेगा वो LWR है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर SWR और LWR इसको बोला क्यों जाता, तो इस समस्या का समाधान भी हम करते हैं। तो देखें जरा, अगर हम सन की बात करें तो अगर सन की बात की जाए तो आप जानते हैं कि सन एक हॉट बॉडी है। सन कैसी है, एक हॉट बॉडी है। अब सोचो कि कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म हो,
अगर कोई वस्तु बहुत ज्यादा गर्म होती तो इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, तो जो वस्तु ज्यादा गर्म होगी तो उसके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब जिस चीज के अंदर एनर्जी ज्यादा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा होती है, मतलब उसकी स्पीड जो है वो क्या कह सकते हैं कि क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति में बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो स्वाभाविक है कि वो बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ेगा, तो उसकी एनर्जी क्या कहलाएगी, ज्यादा कहलाएगी। अब कोई व्यक्ति है वो डल है, एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम है तो इसका मतलब उसकी जो चलने की स्पीड होगी वो क्या होगी, बहुत स्लो होगी। तो इसलिए याद रखना कि जो बॉडी बहुत ज्यादा हीटेड होती है, हॉट बॉडी होती है, और इसके हॉट होने का कारण आप जानते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम में लगातार कन्वर्ट होता जा रहा है। तो इसलिए सूर्य कैसी है, एक हॉट बॉडी है, इसलिए इससे निकलने वाली एनर्जी भी हाई रहेगी और इसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, हाई होगी। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये सूर्य से निकलने वाली फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी जो है वो कैसी रहेगी, यहां पर हाई रहेगी। तो दो चीजें याद रखना यहां पर, एक तो एनर्जी याद रखेंगे, और वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि इस वेवलेंथ के इस पार्ट और इस पार्ट के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दोनों के बीच में डिस्टेंस सभी के बीच में है, तो यहां पर जो डिस्टेंस आ रहा है उसी को वेवलेंथ कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ कैसी है, शॉर्ट वेवलेंथ कहलाएगी। तो ये शॉर्ट वेवलेंथ क्यों कह रही है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या है, तो सूर्य से जो एनर्जी आ रही है, हॉट बॉडी है, तो इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो एनर्जी ज्यादा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें एनर्जी क्या है, काफी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है तो फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं एनर्जी ज्यादा है, फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा है, लेकिन एनर्जी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने के कारण वेवलेंथ कैसी हो जाती है, तो शॉर्टर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की लंबाई जो इसके बीच में आप देखेंगे, इसके और इस गैप के बीच में जो गैप आ रहा है वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। अभी आपको लग रहा होगा ज्यादा, लेकिन जब हम इसकी तुलना अर्थ से निकलने वाली फ्रिक्वेंसी के साथ करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, SWR, शॉर्ट वेव रेडिएशन। इतनी बात क्लियर हुआ। तो शॉर्ट वेव किस आधार पर कहा जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होने के कारण इसकी फ्रिक्वेंसी काफी तेज चलती है, और ये कैसा कहलाता है, शॉर्ट वेवलेंथ। तो बीच की वेवलेंथ अगर शॉर्ट होती है तो इसलिए इसको शॉर्ट वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जानते हैं कि पूरी तरीके से कोल्ड बॉडी है। तो सोचो कि पृथ्वी अगर कोल्ड बॉडी है तो पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी है वो कम रहेगी। एनर्जी कम रहेगी तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी आप देखेंगे वो स्लो रहेगी। फ्रिक्वेंसी स्लो है, यहां पर आप देखो तो इसकी जो लाइन आ रही है वो काफी ज्यादा नजदीक आपको दिखाई दे रही है। यहां पर आप देखेंगे गैपेस जो है वो गैप है वो ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब यहां पर जो था वो वेवलेंथ का गैप क्या था, कम था। अब इसके ए पार्ट और इसके बी पार्ट के बीच में अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस क्या हो गया, काफी ज्यादा हो गया। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, लॉन्ग वेवलेंथ। तो जहां पर याद रखना फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, अगर किसी की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, देखो पहले याद रखो कि अगर किसी में एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है तो फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा होगी। अगर किसी की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो वहां पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा कि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी के बीच में सीधा संबंध होता है। एनर्जी ज्यादा है तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, लेकिन फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में उल्टा संबंध होता है। फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। इसमें आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम है तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, तो एनर्जी कम है तो फ्रिक्वेंसी भी कम होगी। लेकिन फ्रिक्वेंसी कम होने से क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो वेवलेंथ क्या हो गई, यहां पर आप देखेंगे एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो क्यों हुई, तो इसमें एनर्जी क्या है, हम कहेंगे कम है। एनर्जी कम होने के कारण फ्रिक्वेंसी कम है, फ्रिक्वेंसी कम होने के कारण वेवलेंथ भी कम है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग वेवलेंथ। यहां तक बात समझ में आई। अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा आराम से समझने का एक बार प्रयास करते हैं। आप इस तरीके से समझ लो कि दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा गर्म स्वभाव है, जैसे होता है आग बबूले टाइप के लोग होते हैं, और एक व्यक्ति है जिसका स्वभाव बहुत नम्र स्वभाव का, बहुत ठंडे स्वभाव का है। अब सोचो कि जिस व्यक्ति का स्वभाव बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसके अंदर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, बहुत तेज बोलेगा, हर बात बात पर झगड़ेगा, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जो व्यक्ति ठंडे स्वभाव का है वो धीमे मध्यम
स्वर में बात करेगा, बड़े प्यार से सिस्टमेटिक तरीके से आपसे बात करेगा, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। लेकिन जिस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके जीवन की लेंथ, अब वेव लेंथ की जगह आप लाइफ लेंथ याद रखो। तो अब सोचो कि जो व्यक्ति ज्यादा गर्म स्वभाव का है तो उसकी बार बार झगड़ने लड़ने की आदत है, तो ऐसे व्यक्तियों के डेथ के चांस भी क्या हैं, बढ़ जाते हैं। जगह जगह झगड़ा करेंगे, कभी भी किसी भी घटना के कारण कोई भी आपदा आपके साथ घट सकती, किसी भी प्रकार का रिस्क आपके साथ हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वेव लेंथ अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से जीवन की लेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो देखो, हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट लाइफ लेंथ, इसको कहेंगे शॉर्ट वेव लेंथ। और अगर कोई ठंडे स्वभाव का व्यक्ति है तो उसके साथ अगर आप झगड़ा करोगे वो फिर भी गुस्सा नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी लाइफ लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो और इसका एक तरीका और याद रखो, अगर आप कभी भी बोलते हैं, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है कि सूर्य से आने वाला रेडिएशन SWR है और पृथ्वी पर आने वाला जो रेडिएशन है, या पृथ्वी से निकलने वाला जो रेडिएशन है वो LWR है। अगर आपको भूलने में कभी दिक्कत आती है कि सर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, LWR पृथ्वी से निकलेगा, और ज्यादातर होता है, ज्यादातर केस में यही होता है कि लोगों को याद नहीं रहता है कि सूर्य से आने वाले को SWR बोलेंगे या LWR बोलेंगे। तो सिंपल तरीका है इसका याद रखेगा। तो S4 क्या होता है, तो S के दो मीन्स है, S4 होगा शॉर्ट और S4 होगा सन। तो इसका मतलब है कि जो सन से आएगा वो शॉर्ट होगा, तो S4 सन और S4 क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो जो सन का फिक्स होगा तो इसका मतलब पृथ्वी वाला बचा हुआ क्या कहलाएगा, LWR ही कहलाएगा। समझ में हुई इतनी बात, क्लियर हुआ। तो सूर्य में एनर्जी ज्यादा है, इसको हिंदी में कहेंगे ऊर्जा इसके अंदर क्या है, ज्यादा है। ऊर्जा ज्यादा होने के कारण इसकी आवृत्ति क्या है, ज्यादा है। आवृत्ति ज्यादा होगी तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी, तो तरंग दैर्ध्य कैसी हो जाएगी, इसकी शॉर्ट हो जाएगी। यहां पर एनर्जी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो वेव लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। एक तरीका और देखो, मान लो कि ये कोई व्यक्ति चल रहा है, तो अगर इसमें एनर्जी ज्यादा हो तो ये बहुत फास्ट चलेगा, तो फास्ट चलेगा तो इसके पैरों के जो गैप रहेंगे वो बहुत छोटे छोटे ही रहेंगे, तो इसका मतलब पैर के बीच का जो गैप है वो कम है। अगर कोई व्यक्ति स्लो मोशन में जा रहा है तो वो बड़े बड़े गैप के साथ चलेगा, अगर वो बड़े बड़े गैप के साथ चल रहा है तो बीच का गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा तेज चलेंगे पैरों के स्टेप कम रहेंगे, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पैरों के स्टेप की जो डिस्टेंस है वो कम रहेगी। अगर स्लो चलेंगे तो स्लो चलने के कारण क्या होगा, बीच का गैप क्या होगा, ज्यादा रहेगा। तो बड़े प्यार से, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नॉर्मली हम इसको रट लेते हैं और रटने के बाद ये आराम से चीजें हमें भूल जाती है, एग्जाम में याद नहीं रहता किसे क्या कहेंगे। अब आता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं। तो कौन कौन से कारक हैं जो सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं, तो इसको कह सकते हैं सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारकों का मतलब यह है कि अगर हम पृथ्वी की बात करें, जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये सन है, तो सन से जो रेडिएशन हमारी पृथ्वी पर पहुंच रहा है तो इसका मतलब वो पृथ्वी के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल है। अगर सूर्य से आने वाला प्रकाश, सूर्य से आने वाली एनर्जी अगर भूमध्य रेखा पर पड़ती है तो इसका मतलब भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली एनर्जी सभी के लिए बराबर होनी चाहिए, सभी जगह पर तापमान कैसा होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हमें क्या मिलते हैं, वेरिएशंस मिलते हैं। भूमध्य रेखा के चार एक ही अक्षांश पर अगर दो देश स्थित हैं तो दोनों देशों के तापमान में अंतर हमें देखने को मिल जाता है। अगर कोई एक ही अक्षांश पर एक देश समुद्र के तट पर स्थित है और एक देश आपका मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री, तो उन देशों के अंदर भी तापमान में अंतर मिल सकता है। दो देश ऐसे हैं, मान लो एक अर्बन एरिया और एक रूरल एरिया है, तो शहरी क्षेत्र के तापमान में और ग्रामीण क्षेत्र के तापमान में भी अंतर हो सकता है, जबकि इंसोलेशन दोनों को बराबर प्राप्त हो रहा है। तो इंसोलेशन बराबर प्राप्त होने के बावजूद भी पृथ्वी पर कई ऐसे कारक मौजूद हैं जिनके कारण इंसोलेशन की मात्रा में अंतर देखने को मिलता है। तो यही टॉपिक हमें समझना है। तो ये अंतर तो 10-12 है, लेकिन हम 4-5 अंतरों को यहाँ पर डिटेल से समझेंगे, बाकी को सब मैं शॉर्टकट में समझा दूंगा। तो पहला है द इंक्लिनेशन ऑफ द सनरेज, सूर्य की किरणों का तिरछापन। एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, वायुमंडलीय पारदर्शिता। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी।
अर्थ सरफेस नेचर, पृथ्वी की सतह की प्रकृति, अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्वेशन, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण, अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, डे और नाइट, लैंड एंड वाटर कन्फिगरेशन, तो सतह और जल का जो विन्यास है, जो अंतर है, उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो इन सारी चीजों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो इंसुलेशन को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारक देखते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द सनरेज। तो सूर्य की किरणों का, इसको हिंदी में लिख लेना, सूर्य की किरणों का तिरछापन या झुकाव भी लिख सकते हैं, तिरछापन या झुकाव लिख लेना। तो हम एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि सूर्य की जो मात्रा हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, पृथ्वी हमारी एक गोल शेप में हमें दिखाई देती है, तो यहां पर सभी अक्षांश और देशांतरों की स्थिति अलग अलग देखने को मिल जाती है। तो अगर आप यहां पर इस तरीके से समझ लें इसको कि यहां पर पृथ्वी की सतह है और यहां से हमारी सनलाइट आती है, तो आप देखेंगे कि अगर सनलाइट यहां पर पहुंचती है तो डायरेक्ट पहुंचेगी, और वही सनलाइट अगर इस पॉइंट पर पहुंचती है तो ये जो किरणें हैं इनको कह देते हैं कि ये जो किरण आ रही है पृथ्वी की सतह पर, तो ये आपकी वर्टिकल है, डायरेक्ट है, ठीक है, सीधी किरण है, और ये जो जा रही है स्लैंट है, तिरछी किरण आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो सूर्य से जो किरणें आती है वो दो तरीके से हमारी पृथ्वी फेस करती है। कुछ किरणें पृथ्वी की एक ही समय पर डायरेक्ट हेड होती हैं, ओवरहेड होती हैं, और कुछ किरणें पृथ्वी की सतह पर, जैसे मान लो कि विषुवत रेखा पर, अगर यहां पर मान ले कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, अगर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट विषुवत रेखा पर आता है तो यहां पर डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगे, लेकिन ध्रुवों पर जो सूर्य की किरणें वो कैसी हो जाएंगी, तिरछी हो जाएंगी। तो दो तरीके का प्रभाव यहां पर हमें मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं, एक तो सीधी किरणों का प्रभाव मिलता है, तो सीधी किरणें जिसको हम कहते हैं वर्टिकल रेस, सनरेज लिख लो, सूर्य की किरणें, और दूसरी जो होती है वो है स्लैंट सनरेज, तिरछी किरणें। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि जो सूर्य की सीधी किरणें आती हैं, इस डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं, ये आपकी वर्टिकल सनरेज को दिखाया जा रहा है, वर्टिकल ओवरहेड अर्थ सरफेस। तो यहां पर आप देखेंगे सूर्य की किरणें पृथ्वी की किसी सतह पर डायरेक्ट ओवरहेड होती हैं, तो इसका मतलब है कि इसको जो डिस्टेंस यहां से आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और नीचे का जो एरिया है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सन ओवरहेड एट 90 डिग्री एंगल सनलाइट, तो 90 डिग्री के एंगल पर सनलाइट है और स्मॉल एरिया कवर करता है। तो इसके दो कारण होते हैं। तो इसमें पहला जो कारण हो सकता है वो हो सकता है कि इसकी जो डिस्टेंस है बीच की वो कम हो जाएगी, और दूसरा कारण ये हो जाएगा कि इसका जो कवरिंग एरिया है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो एक तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, और दूसरा इसका जो कवरिंग एरिया है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर ये दोनों चीजों को मेंशन किया जाए तो इन दोनों चीजों का प्रभाव क्या पड़ेगा कि इंसोलेशन यहां पर क्या होगा, तो यहां पर इंसोलेशन ज्यादा होगा, ज्यादा होने का मतलब यहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये तिरछी किरणों को अगर आप देखेंगे, स्लैंट की अगर हम बात करेंगे तो स्लैंट में क्या हो रहा है, एक तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो जितना ज्यादा टेढ़ा होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो एक तो यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, और दूसरा आप एरिया देखेंगे कि ये एरिया क्या है, ज्यादा कवर कर रहा है। तो इसके दो प्रभाव हैं। तो पहला प्रभाव यहाँ पर ये होता है कि डिस्टेंस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और दूसरा जो एरिया है वो एरिया क्या हो जाता है, यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। दोनों का संयुक्त प्रभाव क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर जो इंसोलेशन है, तो इंसोलेशन है वो कम प्राप्त होगा, तो इंसोलेशन कम होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कम रहेगा। तो ये इसका पूरा सेंस जो ओवरऑल ये है कि अब देखो इंसोलेशन तो बराबर आ रहा है, तो सूर्य से आने में अंतर नहीं आ रहा है, सूर्य से इंसोलेशन की मात्रा बराबर आ रही, लेकिन पृथ्वी की पोजीशन या उसके एक स्ट्रक्चर के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर में अंतर आ रहा है। सूर्य से कोई दिक्कत नहीं आ रही, सूर्य से बराबर आ रहा है, लेकिन पृथ्वी पर या पृथ्वी के गोल स्ट्रक्चर के कारण, इस स्ट्रक्चर के कारण किसी जगह पर डायरेक्ट आ रहा है, कई जगह पर स्लैंट हो रहा है। यहां से बराबर आया, लेकिन यहां पर क्या हो गया, पहुंचते पहुंचते वेरिएशन हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं इंसोलेशन को प्रभावित करने वाला जो पहला है वो है सूर्य की किरणों का तिरछापन, जो पृथ्वी के शेप के कारण होते हैं। सूर्य से आने वाली तिरछी नहीं होती, पृथ्वी की सतह के कारण
उनको क्या बोला जाता है, तिरछा। तो हम कहेंगे जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वहां पर जहां जिस पृथ्वी की जिस सतह पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वहां पर हाई इंसुलेशन होगा, और जहां पर पृथ्वी पर तिरछी किरणें पड़ेंगी वहां पर लो इंसुलेशन होगा। जिसके दो कारण याद रखना है कि डायरेक्ट जब सनरेज आएगी वो डिस्टेंस कम कवर करेगी और स्लैंट हो जाएगी तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी, और सीधी अगर पड़ेगी तो कम एरिया को कवर करेगी, टेढ़ी आएगी तो ज्यादा एरिया को कवर करेगी। तो ओवरऑल दोनों इफेक्ट आप देख सकते हैं, यहां पर इंसुलेशन कम होगा, यहां पर इंसुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो इस ए और बी सिटी भले ये एक ही लैटिट्यूड पर है, अगर ये भले ही सेम लैटिट्यूड पर है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, इंसुलेशन की मात्रा में अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड को यहां ज्यादा टारगेट नहीं करना है क्योंकि ये इक्वेटर से ऊपर जाने की बात की जा रही है, इसलिए सेम लैटिट्यूड को यहां पर इग्नोर कर देना, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सेम लैटिट्यूड वाला यहां पर नहीं डालना। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी की सतह के कारण अब जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से, अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या है, कम होता है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर भूमध्य रेखा पर मिलेगा। ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे तो तापमान क्या होता जा रहा है, इंसुलेशन कम होता जा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा पोल की ओर बढ़ेंगे सूर्य की किरणें उतनी ज्यादा ही तिरछी होती हुई चली जाती है। तो ये पहला इसका इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा जो प्रभाव है वो है एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी। बहुत अच्छा पॉइंट है, वायुमंडलीय पारदर्शिता। वायुमंडलीय पारदर्शिता। अब वायुमंडल की जो पारदर्शिता है वो कई चीजों पर डिपेंड करती हो सकता है वायुमंडल के अंदर जलवाष्प की मात्रा कम ज्यादा हो जाए, हो सकता है वायुमंडल के अंदर जो डस्ट वगैरह है वो ज्यादा हो जाए, हो सकता है वायुमंडल के अंदर जो गैस वगैरह है, तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा के कारण ऐसा हो सकता है, वायुमंडल के अंदर डस्ट वगैरह या धूल कण वगैरह की मात्रा के कारण ऐसा हो सकता है, या वायुमंडल में गैसों की मात्रा के कारण ऐसा हो सकता है। तो यहां पर जो इफेक्ट पड़ता है वो इन चीजों का ज्यादा पड़ता है, क्योंकि गैसें तो वायुमंडल में ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन इनकी भी हम मात्रा को कई बार क्या करते हैं, ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन डस्ट और जलवाष्प को आप ज्यादा टारगेट करेंगे तो इनसे ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा इसको समझे। अगर सोचो कि एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, अगर एटमॉस्फेरिक जो ट्रांसपेरेंसी है हिंदी में कहेंगे वायुमंडलीय पारदर्शिता। देखो एक एग्जांपल समझो यहां पर, अगर मान लो कि हमारी पूरी पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये कोई ए स्थान है और ये कोई बी स्थान है। इस ए स्थान के ऊपर का जो वायुमंडल है वो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, ये ए स्थान है और इस ए स्थान के ऊपर का ये वायुमंडल है। ठीक है, ये ए स्थान के ऊपर का एक वायुमंडल हमें दिखाई दे रहा है, और ये कोई बी स्थान है और ये बी स्थान के ऊपर का वायुमंडल है। तो अब आप ये बताएंगे कि इन दोनों स्थानों में वायुमंडल की पारदर्शिता कहां कम है और ज्यादा। पारदर्शिता का मतलब समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी मतलब आर पार देखने की क्षमता होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कौन से वायुमंडल में, तो यहां पर जो पारदर्शिता है, मैं टीआर लिख दे रहा हूं ट्रांसपेरेंसी, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये क्या है, काफी ज्यादा डेंस है। अब ये डेंस काफी ज्यादा है तो डेंस किस कारण से हो सकता है, इसके अंदर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा हो सकती है, इसके अंदर डस्ट वगैरह की मात्रा ज्यादा हो सकती है, इसके अंदर गैसों की मात्रा ज्यादा हो सकती है। इस कारण से इस पृथ्वी की सतह के ए स्थान के ऊपर के वायुमंडल की डेंसिटी क्या है, काफी ज्यादा है। तो डेंसिटी ज्यादा है तो ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये रेयर एटमॉस्फेयर है, विरल माध्यम है, तो यहाँ की जो डेंसिटी है, या ये भी कह सकते हैं इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, तो ये कम डेंस है। तो कम डेंस है तो यहां पर क्या होगा कि जो ट्रांसपेरेंसी है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो इसका मतलब इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो गई, कम हो गई, और इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब ट्रांसपेरेंसी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा देखो जरा। तो एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक कह सकते हैं इसको हाई ट्रांसपेरेंसी और एक को कह सकते हैं लो ट्रांसपेरेंसी। मतलब यहां पर अधिक पारदर्शिता को हम दिखाएंगे, तो अगर पारदर्शिता ज्यादा होती है, या कम पारदर्शिता को दिखाएंगे।
और ये पारदर्शिता 3 कारकों पर निर्भर करती है। वायुमंडल की पारदर्शिता 3 कारकों पर याद रखेंगे, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, वाटर वेपर हो सकती है और गैसें हो सकती है। अब इससे क्या होगा, अब यहां पर समझते जाना और यहां पर लिखते भी जाएंगे। अब सोचो कि इसकी पारदर्शिता बहुत ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा कि जो इनकमिंग हो रहा है तो ये क्या है, SWR। तो अब बताओ कि जो सूर्य से आने वाला SWR है, और ये कब आता है, दिन के समय। तो सन से आने वाला जो SWR है ये ज्यादा आएगा या कम आएगा, क्योंकि इस डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो SWR की मात्रा में क्या आ जाएगी, थोड़ी सी कमी आएगी। और दूसरा, पृथ्वी की सतह से क्या निकलता है, LWR। ज्यादा जो टारगेट है वो LWR को करना है, क्योंकि इनकमिंग तो हो ही जाएगी, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल, याद रखना है, जो वायुमंडल गर्म होता है हमारा, वो SWR के कारण नहीं बल्कि किसके कारण होता है, वायुमंडल LWR के कारण गर्म होता है। तो वायुमंडल में जो गर्मी मौजूद होती है, जो एनर्जी पृथ्वी की सतह के द्वारा अवशोषित की जाती है, वही एनर्जी जब रात में वायुमंडल में प्रवेश करती है, उससे हमारी वायुमंडल का एक औसत टेम्परेचर बना रहता है और ये रोटेशन कंटिन्यू बना रहता है। तो SWR आया और इधर से क्या निकला, LWR। तो इसका मतलब यहां पर हम इसको ज्यादा टच नहीं करेंगे, टारगेट करेंगे हम मेन LWR पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर आप देखेंगे LWR की मात्रा जो है वो, जैसे यहां से ये बाहर निकलना चाहेगा, तो ये एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये क्या हो जाएगा, बीच में ही रिफ्लेक्ट होना हो जाएगा। तो इसका मतलब LWR क्या हो जाएगा, वायुमंडल में ज्यादा मौजूद रहेगा, बाहर इसका क्या निकलना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ये अंदर रहेगा तो इस वायुमंडल का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है अगर ट्रांसपेरेंसी कम है, यहां पर लिखेंगे इसको लो ट्रांसपेरेंसी को, लो ट्रांसपेरेंसी है, तो इसका मतलब यहां पर जो LWR है, तो LWR का वायुमंडल में क्या हो जाएगा, मात्रा अधिक हो जाएगी। तो वायुमंडल में अगर अधिक ये रहेगा तो यहां का तापमान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि यहां पर तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर ज्यादा है तो यहां पर आप देखेंगे इनकमिंग हो रहा है और साथ में LWR ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो LWR ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बाहर निकलेगा, अंदर की तरफ कम आएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो है LWR, तो LWR क्या हो जाएगा, मतलब इसको ये कह सकते हैं इसकी आउटगोइंग क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। तो अगर इसकी आउटगोइंग ज्यादा होती है तो तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं आप, तापमान बढ़ रहा है और यहां पर तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसी पृथ्वी के क्षेत्र जहां पर वायुमंडलीय पारदर्शिता ज्यादा होती है, वहां पर तापमान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और जहां पर वायुमंडलीय पारदर्शिता कम होती है वहां पर तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। क्लियर हो गया। तो यहां पर तापमान में अंतर रहेगा और यहां पर तापमान में क्या होगा। इसलिए आप देखोगे जब बादल वाली रातें, जैसे इसमें नाइट में क्लाउड बनते हैं और ये सारा इंपैक्ट नाइट पर ज्यादा पड़ता है, तो जितना ज्यादा बादल बनेंगे तो बादल बनने के कारण रातें क्या होती हैं, गर्म हो जाती है, क्योंकि LWR लौट कर पृथ्वी की सतह पर आ सकता है। इसके 2-3 एग्जाम्पल में इसको समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आप किससे तुलना कर सकते हैं, तो एक रूरल एरिया और इसकी तुलना आप कर सकते हैं किसके साथ, एक अर्बन के साथ। तो अब आप बताओ कि रूरल एरिया में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी कि अर्बन एरिया में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। शहरी क्षेत्रों के अंदर वायुमंडल की पारदर्शिता कम होती है, इसलिए शहरी क्षेत्रों का तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, और ग्रामीण क्षेत्रों का तापमान क्या होगा, कम होगा। दूसरी तुलना अगर हम करने चाहें तो दूसरी तुलना आप किसके साथ कर सकते हैं, दूसरी तुलना आप किसी कोस्टल के साथ। तो कोई मान लो तटीय क्षेत्र है तो कोस्टल सिटी है और एक लैंडलॉक सिटी है। तो इसका मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं उन तटीय क्षेत्रों में वायुमंडल की पारदर्शिता क्या होगी, ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है। और जो लैंडलॉक्ड है वहां पर जलवाष्प की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर से पारदर्शिता का, प्रदूषण के अंदर डस्ट वगैरह वो सिटी में ज्यादा होता है, अर्बन एरिया में डस्ट क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब कि सनलाइट इक्वल मिलने के बावजूद भी वायुमंडलीय पारदर्शिता के कारण तापमान में अंतर आ जाता है। तो एक ही लैटिट्यूड पर अगर 2 क्षेत्र हैं और उन, जैसे मान लो कि एक ही लैटिट्यूड पर, एक लैटिट्यूड पर यहाँ पर कोई सिटी है और उसी सेम लैटिट्यूड पर कोई विलेज है,
तो एक ही लैटिट्यूड पर होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर कम रहेगा। जबकि सनलाइट दोनों के लिए क्या है, तो दोनों को मिलने वाली सनलाइट बराबर है, लेकिन दोनों जगहों के सतह के तापमान में अंतर आ जाता है। तो ये प्रभाव पड़ता है हमारा किसका, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी का, वायुमंडलीय पारदर्शिता का। तीसरा जो प्रभाव होता है वो है अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड। तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, तो सतह से ऊंचाई की अगर हम बात करें, जैसे मान लो हम पृथ्वी की सतह से चढ़ते हैं, तो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, ये हमारा अर्थ का पार्ट हो गया। तो इस अर्थ से जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे, तो यहां पर यह कहा जाता है कि टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, तापमान में कमी आती है। अब ये तापमान में कमी किस कारण से आती है उसके बारे में समझें। तो कमी किस कारण से होती है, इसका पहला, इसको कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा पूरी तरीके से, सामान्य ताप ह्रास दर। तो इसके लिए हम अलग से क्लास करेंगे नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है। तो जो कमी आ रही है, तो सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल में क्या आती है, कमी आती है। और ये केवल जो कमी है वो क्षोभ सीमा तक हम काउंट करते हैं। कहां तक, ट्रोपोपॉज तक, क्षोभ सीमा तक काउंट की जाती है। तो पृथ्वी के ट्रोपोस्फियर के अंदर ही ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो क्षोभ मंडल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। इस कमी को क्या कहा जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप दर, ह्रास दर कहा जाता है। इसका पहला कारण ये होता है कि नीचे का, जैसे यहाँ पर हम वायुमंडल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर वायुमंडल है, तो ये पूरे का पूरा हमारा वायुमंडल है। तो नीचे का जो वायुमंडल है वो काफी ज्यादा डेंस है। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चलते जाएंगे, वायुमंडल क्या होता जाता है, विरल होता चला जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो वायुमंडल है वो सबसे ज्यादा सघन रहता है, डेंस है। और यहाँ का वायुमंडल कैसा है, विरल है, रेयर है। तो इसका मतलब हम सघन वायुमंडल से किधर जाते हैं, विरल वायुमंडल की ओर। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, अब देखो वायुमंडल, मैंने कहा था कि गर्म किस कारण से होता है, तो हमने ये जानते हैं कि वायुमंडल जो गर्म हो रहा है वो इनकमिंग के कारण नहीं हो रहा, SWR के कारण नहीं हो रहा, बल्कि जो वायुमंडल गर्म हो रहा है वो पृथ्वी की सतह से निकलने वाले रेडिएशन के कारण हो रहा है। इस रेडिएशन को क्या बोलते हैं, LWR। तो जो हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है वो वायुमंडल LWR के कारण गर्म होता है। तो LWR कारण ये हो सकता है कि पृथ्वी का जो नीचे का वायुमंडल है, और दूसरा यहाँ पर कारण ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो ये पृथ्वी की नीचे की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, तो ग्रेविटी भी यहाँ पर ज्यादा रहेगी। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा है, तो इसका मतलब गैसें काफी ज्यादा पास रहेंगी, गैसें काफी ज्यादा डेंस रहेंगी, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, डस्ट धूल कण वगैरह की मात्रा ज्यादा होगी। तो वायुमंडल क्या हो गया, काफी ज्यादा डेंस हो गया। तो डेंस हो गया, तो जो LWR है वो यहाँ पर इस वाले जो वायुमंडल इसको ज्यादा गर्म करेगा। और जैसे जैसे ये LWR ऊपर की ओर चलता जाएगा, तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और तापमान ऊपर जाने पर क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। समझ में आए थे ना। बाकी LWR को मैं डिटेल से और पढ़ाऊंगा। अभी मोटा मोटा याद रखो कि सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। और तापमान में कमी आने के दो कारण याद रखेंगे, पृथ्वी के नीचे का वायुमंडल काफी ज्यादा सघन होता है, और ऊपर वायुमंडल क्या होता है, विरल होता है। और दूसरा, यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा होती है, गैसें ज्यादा होती है, ऊपर जाने पर गैसें विरल होती हुई चली जाती, इसलिए नीचे के वायुमंडल का तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको एक प्रैक्टिकल तरीके से अगर आप समझना जा रहे हैं, तो आप मान लो कि एक हीटर ले लें। ये हमने एक हीटर ले लिया। अब इस हीटर से जो एनर्जी निकलती, मान लो इस हीटर से कुछ एनर्जी निकल रही है, तो इस हीटर से, जैसे हम घरों में तापने के लिए यूज करते हैं, आप सोचो कि इस हीटर को अगर हम तापेंगे, तो इसका मतलब इस हीटर के ये वाली सतह होगी, इस हीटर के यहां पर अगर हम मान लो आप यहां पर खड़े होकर तापते हैं, तो यहां पर आपको टेम्परेचर क्या लगेगा, ज्यादा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम हीटर से हाथ ऊपर करते जाएंगे, अगर हमारा हाथ इतनी दूरी पर चला जाए, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, तो जैसे हम अलाव वगैरह तापते हैं, तो जितना आग, जैसे आग जला रहे हैं या गैस जला रहे हैं, तो घर पे स्टोव चालू कर लेना, LPG सिलेंडर चालू कर लेना, उस सिलेंडर के ऊपर हाथ रखना, तो जितना ज्यादा पास में हाथ रखो कि आपको गर्म ज्यादा लगेगा। जैसे जैसे आप दूर हटाते जाओगे, गर्मी क्या होती जाएगी, कम लगती जाएगी। उसी प्रकार से
से दिन के समय जो हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से हीटेड हो चुकी है, ये पृथ्वी दिन के समय क्या होती है, पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। तो पृथ्वी की सतह पूरी तरीके से गर्म हो जाती है और इसी गर्म सतह से क्या निकलता है, तो ये गर्म कब होगी, दिन के समय, और रात के समय या नाइट में क्या होता है, ये पूरे का पूरा जब LWR निकलेगा तो ये वायुमंडल को गर्म ही करेगा। तो पृथ्वी की सतह के संपर्क में आने वाली वायु सबसे ज्यादा गर्म होगी और ऊपर जाने पर तापमान में धीरे धीरे कमी आती जाएगी। इसलिए आप देखते हैं कि अगर देखो, अगर मैं पृथ्वी की सतह पर यहां पर खड़ा हूं और ये पृथ्वी की सतह है और एक यहाँ पर कोई ए स्थान है और ये बे स्थान है। ए स्थान जो है वो इस तरीके से यहाँ पर एक टाउन बना हुआ है, इसके ऊपर ये एक कोई पहाड़ी है, इसके ऊपर ये कोई किसी का होम वगैरह बना हुआ है, घर भी सही नहीं बना, देखो दोबारा से बनाते हैं, ठीक है, ये किसी का घर है यहाँ पर, तो ये एक सिटी है। और दूसरा क्या है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कोई एक माउंटेन एरिया है, यहाँ पर एक बड़ा सा माउंटेन एरिया है और इस माउंटेन एरिया के ऊपर यहाँ पर आपने अपना घर बनाया हुआ है, यहाँ पर आप रह रहे हैं। तो अब आप बताएंगे कि किस जगह का तापमान ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि जो सतह पृथ्वी का, यहाँ पर ये पृथ्वी का वायुमंडल होगा, तो पृथ्वी का अगर ये वायुमंडल है और सतह से ऊपर जाने पर हम जानते हैं कि टेम्परेचर में कमी आती है, तो इस क्षेत्र के पास टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और इस क्षेत्र के पास टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। इसलिए हम देखेंगे कि अब आप ये भी कह सकते हैं, आप यहाँ पर ये भी दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पर जो सन है, तो ये जो ऊंचाई वाला क्षेत्र हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, तो ये सन के ज्यादा नजदीक है, तो ये सन से पास में पड़ेगा, ये सन से दूर पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो ये चीज मैं आपको पहले भी क्लियर करा चुका हूं कि पृथ्वी में वायुमंडल जो गर्म होता है वो SWR के कारण नहीं बल्कि LWR के कारण गर्म होता है। SWR का प्रभाव नाम मात्र का होता है, जो ज्यादा गर्म होगा वो पृथ्वी से निकलने वाले रेडिएशन के कारण होगा। तो पृथ्वी से निकलने वाले रेडिएशन के कारण हमारा वायुमंडल गर्म होता है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान क्या होता है, तो एक ये मैदानी क्षेत्र है, एक पठारी क्षेत्र है और एक पर्वतीय क्षेत्र है। तो इन तीन क्षेत्रों की अगर हम तुलना करेंगे तो इन तीन क्षेत्रों की, ये मैदानी क्षेत्र हो गया, ये पठारी क्षेत्र होगा और ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया। तो स्वाभाविक है सतह से ऊपर अगर हम जाएंगे, अगर हम सतह से ऊपर जाएं तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, यहां पर कम हो जाएगा, यहां पर और कम होगा। इसलिए किसी भी पर्वत की टॉप पर जाते हैं, तो अगर पृथ्वी के टॉप पर जाते हो, सॉरी पर्वत के टॉप पर जाते हो तो हमें ग्लेशियर मिलते हैं। अगर ये सूर्य से आने वाले SWR के कारण गर्म हो रहा होता तो हमें पर्वत की चोटियों पर बर्फ नहीं मिलती। तो पर्वत की चोटियों पर सोचो कितनी, माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई पर है, तो सनलाइट के सबसे नजदीक अगर कोई होगा तो वो माउंट एवरेस्ट होगा। तो सनलाइट ज्यादा मिलने के कारण वहां पर बर्फ नहीं जमना चाहिए थी, लेकिन ऊंचाई पर जाने पर वहां पर बर्फ जमी हुई, जिसका कारण है कि सतह से निचली सतह से वायुमंडल में ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है। इसलिए ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हमें क्या है, ज्यादा तापमान, सॉरी कम तापमान मिलता है। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ये एक ही, मान लो ये तीनों जगह 10 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है, अगर ये तीनों जगह 10 डिग्री पर स्थित है और सनलाइट तीनों में क्या हो रही है, बराबर मिल रही है, तीनों को बराबर सनलाइट मिलती है, लेकिन तीनों के तापमान में क्या होगा, मैदानी क्षेत्र का तापमान, पठारी क्षेत्र का तापमान, पर्वतीय क्षेत्र का तापमान अलग अलग ही रहेगा। तो सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, इसको नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया इतना। तीसरा जो होता है वो है अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्विंग। ये तो सिंपल तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन। ये टॉपिक में आपको डिटेल से एक क्लास में पढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर पूरा हम इसको डिटेल करेंगे तो इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अभी आप सिंपल याद रखेंगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमना स्टार्ट करती तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन। तो घूर्णन की स्थिति में अगर आप देखेंगे कि सनलाइट अगर यहां से फेस हो रही है, तो घूर्णन के कारण पृथ्वी की एक सतह क्या करेगी, सूर्य को प्राप्त करेगी, एक सतह सूर्य लाइट को प्राप्त। तो अगर मान लो सूर्य इस तरफ है, पृथ्वी इस तरफ है, तो यहाँ पर डे होगा और यहाँ पर नाइट होगा। तो स्वाभाविक है डे में क्या होगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, और नाइट में क्या रहेगा, लो टेम्परेचर रहेगा। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण भी अंतर आता है। परिक्रमण का मतलब क्या होता है कि जो सन है, तो सन के चारों ओर पृथ्वी एक वृत्ताकार स्थिति में चक्कर लगाती है, चार स्थितियां बनाती है।
पृथ्वी की जो 4 स्थितियां मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, इसके लिए हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। एक स्थिति वो होती है जब सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है, एक स्थिति वो होती है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। 2 स्थितियों में सूर्य की किरणें हमेशा 0 डिग्री पर पड़ती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा से, मान लो कि अभी ये ऐसे समझ लो, देखो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर हैं, तो सूर्य की किरणें अगर विषुवत रेखा पर हैं तो यहां पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। विषुवत रेखा से सूर्य की किरण किधर ट्रांसफर होगी, कर्क रेखा पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर में क्या आएगी, धीरे धीरे कमी आएगी, फिर वापिस आएगा, फिर मकर रेखा पर जाएगा। तो इस तरीके से इसका एक सर्कुलेशन चलता रहता है। तो तापमान हमेशा पूरी पृथ्वी पर एक जैसा नहीं होता है। जैसे जैसे पृथ्वी का परिक्रमण चलता रहता है, सूर्य की किरणें अपने अक्षांश की स्थिति क्या है, बदलती रहती है। तो सूर्य विषुवत रेखा से कर्क रेखा, कर्क रेखा से विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से मकर रेखा। तो जो सूर्य की तिरछी किरणों की बात होती है वो इसी के बीच में घूमती रहती है, सॉरी सीधी किरणें। तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं, वर्टिकल सनरेज हैं, वो इसी के बीच में ही घूमती रहती हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा, मकर रेखा से भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। तो इसका मतलब तापमान में यहाँ पर क्या होता है, फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है, बार बार तापमान एक जैसा नहीं रहता। तो ये भी एक छोटा सा कारण है। इसके लिए हम पूरे का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको एक टॉपिक में कवर कराऊंगा, अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। इसके बाद अर्थ सरफेस नेचर, तो पृथ्वी की सतह की प्रकृति। अगर प्रकृति की बात करें यहां पर, तो प्रकृति में 2 प्रकार की देखी जाता है। एक होता है स्मूथ सरफेस और दूसरी होती है रफ सरफेस। मतलब ये चिकनी सतह हो गई और ये हमारी खुरदरी सतह हो गई। तो चिकनी सतह और खुरदरी सतह की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो चिकनी सतह है, और चिकनी के साथ साथ आप याद रखना ये व्हाइट लेयर भी कहलाती है, इसको व्हाइट सतह को भी आप जोड़ सकते हैं, और जो खुरदरी है उसको साथ में आप क्या कर सकते हैं, तो इसके साथ आप डार्क सरफेस को जोड़ सकते हैं। तो जो स्मूथ या चिकनी होती है उसके साथ साथ अगर वो सफेद भी होती है, और कोई सतह अगर रफ होती है और उसके साथ साथ अगर वो डार्क भी होती है या नहीं भी होती, तो चिकनी और खुरदरी के हिसाब से भी आप समझ सकते हो, व्हाइट और डार्क के हिसाब से भी समझ सकते हो। अब सोचो कि पृथ्वी की सतह पर ये कोई सतह है जो बहुत ज्यादा स्मूथ है और साथ में ये कह सकते हैं ये व्हाइट भी है। तो यहां पर क्या होगा कि जब सनलाइट आएगी यहां पर, जब SWR यहां पर इंटर करेगा, तो SWR जब पृथ्वी की इस सतह पर टकराएगा तो आप जानते हैं कि अब पृथ्वी क्या करती है, इस SWR को अवशोषित करेगी। लेकिन जहां पर चिकनी जगह रहती है वो चिकनी जगह क्या करती है, उस SWR को परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। व्हाइट कलर आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है, तो व्हाइट सतह क्या करती है, सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देती है। तो यहां से क्या हो जाएगी, जो एनर्जी आएगी वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर परावर्तित का जो रेशियो है वो क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। तो परावर्तित ज्यादा होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर अपने आप क्या रहेगा, कम रहेगा। मतलब ये सतह जो है, ये ए मान लो कोई सतह है, जो ए सतह ये कम इंसुलेशन को रिसीव करेगी। इसी तरीके से मान लो कि ये बी सतह है, तो ये जो बी सतह है ये काफी मान लो कि खुरदरी इस तरीके की सतह है। तो एक तो ये पूरी तरीके से खुरदरी या रफ है, और दूसरा ये कह सकते हैं कि ये डार्क भी है, कोई ब्लैक बॉडी हो सकती है। अब ये क्या करेगी, यहाँ पर जो इंसुलेशन आएगा, जो SWR यहाँ से आएगा, तो ये SWR को ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। तो अगर ये SWR को ज्यादा अवशोषित करेगी तो यहाँ का टेम्परेचर और इंसुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब जहां पर पृथ्वी पर खुरदरी सतह या सफेद सतह पाई जाती है वहां का टेम्परेचर या इंसुलेशन क्या होता है, वहां पर इंसुलेशन कम प्राप्त हो पाता है। और जहां पर सतह डार्क या खुरदरी होती है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा, या कह सकते हैं कि वहां पर इंसुलेशन सूर्य ताप ज्यादा प्राप्त होता है। तो इसका मतलब एक ही लैटिट्यूड पर अगर हमें कुछ सतह खुरदरी और चिकनी मिलती है, जैसे चिकनी सतह का यहाँ पर जो मतलब है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले ग्लेशियर से है। तो ग्लेशियर को अगर आप देखोगे तो ग्लेशियर कलर में व्हाइट भी होता है और स्मूथ भी होता है। तो ये चिकनी सतह और व्हाइट सतह हमेशा क्या करती है, चीजों को परावर्तित कर देती है, इसलिए पृथ्वी पर कम तापमान की प्राप्ति होती है। और पृथ्वी के एल्बिडो को बनाए रखने में, आगे जाके पृथ्वी का एल्बिडो पढ़ेंगे, तो एल्बिडो को बनाए रखने में ग्लेशियर की सबसे बड़ी भूमिका होती है। मतलब पृथ्वी के हीट बचत में सबसे बड़ा अगर रोल है तो वो किसका है, ग्लेशियर का।
तो ये मेन कारण थे। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कारक हैं, मैं डायरेक्टली इनको समझा दे रहा हूं, इनको लिख भी लेंगे साथ के साथ। तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी का मतलब ये हो जाता है कि पृथ्वी की दो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कि एक समय ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य के पास होती है और एक समय ऐसा होता है पृथ्वी दूर सूर्य से। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती है, ये मिनिमम डिस्टेंस होती है, जिसको पेरीहेलियन और अपेलियन के नाम से पढ़ा जाता है, उपसौर और अपसौर के नाम से पढ़ा जाता है। ये भी जब मैं पृथ्वी का घूर्णन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा उस समय अपसौर और अपसौर की स्थितियां पढ़ लेंगे। तो ये पेरीहेलियन की स्थिति कहलाती है और ये अफेलियन की स्थिति कहलाती है। तो इसका मतलब जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के पास में रहेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बड़ा सिंपल है, रोटेशन तो मैं बता ही चुका हूं। अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लैंड और वाटर कन्फिगरेशन, तो सतह, उस यहां ऐसा लिख सकते हैं, जल और स्थल, विन्यास बोल देते हैं इसको हिंदी में। तो विन्यास का मतलब ये है कि पृथ्वी पर अगर इस तरीके का कोई सरफेस मिलता है और ये सरफेस पानी वाला है यहां पर, और यहां पर मान लो ए नाम पर कोई सिटी है और यहां पर बी नाम से कोई सिटी है, तो इसका मतलब है कि ये पानी के पास में, तो यहाँ की जो एटमॉस्फेरिक डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होगा वो बेहतर होगा। उसको मैं बता देता हूँ पहले से ही। तो पृथ्वी, तो जो शहर समुद्र तट के पास में रहते हैं वहां का वायुमंडल काफी ज्यादा डेंस होता है, क्योंकि वहां पर जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है। दूर के क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा कम रहती है, तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वो ज्यादा रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर वो क्या रहेगा, कम रहेगा। क्लियर हुआ। ओशनिक करंट, समुद्री धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है वार्म करंट और एक होती है कोल्ड करंट। तो वार्म और कोल्ड करंट, ठंडी और गर्म जल धाराओं के कारण क्या होता है कि मान लो जैसे नॉर्वे की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्वे के ऊपर एक बंदरगाह मिलता है, मरमांस्क बंदरगाह। नॉर्वे के बगल में रशिया के बॉर्डर लगा हुआ है, उसी के साथ आपको फिनलैंड वगैरह, नॉर्वे वगैरह के टॉप पर जाएंगे तो वहां पर मरमांस्क पोर्ट मिलेगा रशिया का, और बिल्कुल आर्कटिक ओशियन में, और लगभग 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्किल के ऊपर मिलता। तो 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्किल पर अगर कोई क्षेत्र स्थित है तो वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़नी चाहिए। तिरछी किरणें पड़ने के कारण वहां का जो तापमान है, वहां के तट का जो समुद्र का तापमान है वो काफी ज्यादा कम होना चाहिए, इसलिए आर्कटिक सागर के अंदर हमेशा बर्फ जमी रहती है। लेकिन मरमांस्क जो पोर्ट है जो आर्कटिक ओशियन के तट पर स्थित है, उस पोर्ट के अंदर कभी भी बर्फ नहीं जमती, मतलब पोर्ट के जो समुद्री सागरी क्षेत्र है वहां पर बर्फ नहीं जमती। इसलिए कहा जाता है कि विश्व का एकमात्र बंदरगाह जो पूरा साल ओपन रहता है वो एक ही मात्र बंदरगाह है। तो आर्कटिक महासागर के तट पर एकमात्र बंदरगाह जो पूरा साल खुला रहता है वो है मरमांस्क पोर्ट। तो इसका मतलब सूर्य का जो इंसोलेशन है वो इसको प्रभावित नहीं कर रहा, बल्कि क्या हो रहा है, तो यहां पर गर्म करंट पहुंच जाती है। ठीक है, तो जो जिसको हम खाड़ी की धारा भी बोल देते हैं या गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है, तो यहां पर गल्फ स्ट्रीम जो एक गर्म धारा, तो गल्फ स्ट्रीम के कारण जो नॉर्वे की धारा भी बोल देते हैं, तो इसका जो मरमांस्क पोर्ट है तो वहां का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन गर्म जलधारा के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे कोल्ड करंट, तो कोल्ड करंट क्या करती है, टेम्परेचर को, तो वार्म करंट टेम्परेचर को बढ़ा देती है, कोल्ड करंट क्या करती है, टेम्परेचर को कम कर देती है। तो इसका मतलब है कि ये चीजें आपको याद रखना है कि कोई गर्म जगह जहां पर सूर्य की तापमान की मात्रा ज्यादा है वो क्षेत्र ठंडा भी हो सकता है, और वो क्षेत्र जहां पर सूर्य का तापमान कम आ रहा है, जो ठंडा है, वो क्षेत्र जलधारा के कारण गर्म भी हो सकता है। लेकिन ये केवल कोस्टल रीजन के लिए काम करता है। उसके अलावा फॉरेस्ट कैनोपी, तो जहां पर पेड़ ज्यादा रहेंगे उनकी कैनोपी क्या रहेंगी, ज्यादा रहेंगी। तो स्वाभाविक है जहां पेड़ ज्यादा होंगे वहां का तापमान ऑटोमेटिक कम रह जाता है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, तो जहां पर शहरीकरण ज्यादा होगा वहां का टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, तो जहां पर पेड़ ज्यादा है वहां पर टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, शहरीकरण के टेम्परेचर बढ़ जाता है। मेटेओराइटिक डस्ट, जो उल्कापातीय भीड़ है, तो उल्कापातीय जो धूल है, तो ये धूल क्या करती है, जो वायुमंडल की पारदर्शिता हम कह सकते हैं, ये क्या करती है, जो वायुमंडलीय पारदर्शिता, इसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूं पूरा। तो ये वायुमंडलीय पारदर्शिता को क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो अगर पारदर्शिता को ये बढ़ा नहीं देगी, पारदर्शिता को कम कर देगी।
तो पारदर्शिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डस्ट ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा क्लाउड का ज्यादा बनना, फॉग या स्मोक का ज्यादा होना, इतने कारण से भी वायुमंडलीय, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें वायुमंडलीय पारदर्शिता से जुड़ी हुई हैं, जिसका टॉपिक मैं आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुका हूं। तो वायुमंडलीय पारदर्शिता, तो अगर ये ज्यादा होती जाएंगी वायुमंडल की पारदर्शिता कम होती जाएगी, अगर ये चीजें कम होती है तो वायुमंडल की पारदर्शिता ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हमने पढ़ा इंसुलेशन और इंसुलेशन को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये हमारी क्लाइमेटोलॉजी की पहली क्लास थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, समझ में सारी चीजें आती है, तो कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम आगे जाके और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें और अच्छे से क्लासें आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी और उसके अंदर हम इंसुलेशन का जो अगला पार्ट है, जिसके अंदर हम SWR LWR के साथ साथ जो नॉर्मल लैप्स रेट वगैरह की बात करते हैं, एडियाबैटिक चेंजेस वगैरह क्या है, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इंसुलेशन के बाद दूसरा टाइप आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के अंदर कई प्रकार की बातें हम करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर क्लाइमेटोलॉजी की। धन्यवाद।